So this is a black aeroplane. A very warm welcome to all of you guys to this chapter 3 part 2, the black airplane. Before we go on through it, we read about the author Frederick Forsyth, who was born on 25 August 1938. He is an English author and occasional political commentator. He is best known for thrillers. Occasional political commentator. Yeah. He is best known for thrillers such as The Day of the Jackal, The Odessa File, The Fourth Protocol, The Dogs of War, The Devil's Alternative, The Feast of God, Icon, Veteran, Avenger, The Afghan and The Cobra. So ये बहुत मशहूर हैं, ये बहुत मशहूर ये अंग्रेजी लेखक हैं. इनका जो लेखकारिणी है, इन सारे निम्नलिखित ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हो. अपने बुक में जो भी इनके राइटिंग्स के बारे में, इनके स्टोरीज प्रोस सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वैसा भी इनके थ्रिलर्स से भरे हुए, अर्थात थ्रिल का मतलब होता है रोमांचकारी, बहुत ही रोमांचकारी घटना से भरी हुई कहानियाँ. He is best known for his thrilling writing, for his thrillers such as, ये इनका थ्रिलर्स था. ये सारी कहानियाँ जो आप देख रहे हैं, जैसे कि द डे ऑफ द जैकल, जैकल के दिन, द ओडेसा फाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल, द डॉग्स ऑफ द वॉर, डेविल्स अल्टरनेटिव, ये सब उत्तेजना और सनसनी पैदा कर देने वाली कहानियाँ थीं इनकी, और इनके लिए, अपने इसी थ्रिलर्स के लिए वो जाने जाते थे. ये फ्रेडरिक फॉर्सिथ साहब, ये फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो ऑथर फ्रेडरिक फॉर्सिथ इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्रिलिंग्स, और उन्हीं थ्रिलिंग्स में से एक अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन. Let us start. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. चंद्रमा पूर्व की ओर मेरे पीछे, behind me, कहने का मतलब है ऑथर फ्रेडरिक फॉर्सिथ का कि मेरे पीछे चंद्रमा पूर्व की ओर उदय हो रहा था. कमिंग अप का कहने का मतलब है उदय होना, अर्थात पूर्व की ओर चंद्रमा उदय हो रहा था मेरे पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे चमक रहे थे बिल्कुल क्लियर स्काई, मतलब खुले आकाश, साफ बिना बादल युक्त आकाश, जिस आकाश में बिना बादलों वाली आकाश, बिना बादलों की आकाश, बिल्कुल साफ एवं स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे ठीक मेरे ऊपर. देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल मौजूद नहीं थे. I was happy to alone high up above the sleeping countryside. मेरे नीचे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग सो रहे थे, उनके ऊपर होना मुझे काफ़ी बढ़िया महसूस हो रहा था. I was very happy to be alone high above the sleeping countryside, मतलब मेरे नीचे स्लीपिंग कंट्रीसाइड, अर्थात मेरे नीचे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सोए हुए थे, उनके ऊपर होना मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था. मैं काफ़ी खुश था अकेले उस ऊंचाई पर जिसके नीचे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सोए पड़े हुए थे. कहने का मतलब ऑथर का यह है कि नीचे, उनके नीचे, अर्थात जिस स्पेस एरोप्लेन, यहाँ ब्लैक एरोप्लेन की बात हो रही है, तो जिस एरोप्लेन में वे सफ़र कर रहे थे वो काफ़ी अकेले थे और ऊंचाई पर थे, जिसका उन्हें काफ़ी आनंद था.
जिसके लिए वे काफ़ी खुश थे कि वे अपने नीचे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो सोए पड़े थे उनसे ऊंचाई पर अकेले होना उन्हें काफ़ी बढ़िया लग रहा था। वे काफ़ी खुश थे। I was flying my old Dakota airplane over France back to England. अब देखिए जिस विमान से उड़ान भर रहे थे उसका नाम क्या था? डैकोटा। मैं अपने पुराने डैकोटा एरोप्लेन से उड़ान भर रहा था ओवर फ्रांस से मैंने उड़ान भरना शुरुआत की। फ्रांस से उड़ान भरना शुरू किया इंग्लैंड की ओर। मतलब अपने ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन से मैं उड़ान भरना फ्रांस से आरंभ किया और इंग्लैंड की ओर चल पड़ा, प्रस्थान किया। मतलब फ्रांस से वे उड़ान भरना शुरू किए थे। कहाँ के लिए? इंग्लैंड के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं सोच रहा था अपने उन छुट्टी के दिनों के बारे में मैं सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने। और काफ़ी उत्सुकता से मैं अपने परिवार के साथ होने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब यहाँ क्या है? उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने के लिए मैं काफ़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। I looked at my watch. 1:30 in the morning. That was 1:30 in the morning. अपनी घड़ी की ओर मैंने देखा जिसमें प्रातः के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris soon. I thought. मैंने सोचा कि मैं पेरिस नियंत्रण कक्ष की ओर मैंने सोचा कि पेरिस कंट्रोल यानी कि पेरिस के नियंत्रण केंद्र को मैं कॉल करूं। मैंने सोचा कि पेरिस कंट्रोल को मुझे कॉल करना चाहिए। As I looked down past the nose of the airplane, जैसा ही मैंने अपने विमान के अग्रभाग से नीचे की ओर देखा, I saw the lights of big city in front of me. मेरे समक्ष एक बड़ी शहर की रोशनी मेरे समक्ष थी। मैं देख सकता था अपने सामने बड़ी बड़ी शहरों की रोशनियों को। I switched on the radio and said Paris Control Dakota DS-088 here. मैंने रेडियो के स्विच ऑन किया और कहा कि पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 here. Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो ऑथर फ्रेडरिक फोर्से साहब ने एरोप्लेन विमान में बैठे बैठे पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क साधने का कोशिश किया, कहते हुए कि डैकोटा DS-088 here. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं अपने मार्ग पर, इंग्लैंड के रास्ते अपने मार्ग पर हूँ। ओवर, ऐसा करके उन्होंने ओवर किया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, और रेडियो से रिटर्न तुरंत जवाब पहुंचती है। एंड द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, और मुझे तुरंत रेडियो से जवाब मिलती है। क्या? DS-088 आई कैन हियर यू। यस आई कैन हियर यू। वहाँ रेडियो से रिफ्लेक्ट अर्थात रिटर्न में एक जवाब मिलती है बहुत ही तुरंत। क्या? कि मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। आपको इंग्लैंड के लिए मात्र 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना है। DS-088 ऐसा करके पेरिस कंट्रोल बोर्ड वाले अधिकारी ने ओवर किया, ओवर एंड आउट। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. मैंने अपने नक्शे को चेक किया और साथ ही साथ कंपास को भी। मैंने अपने नक्शे और कंपास को चेक किया। कंपास क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट टू टेल डायरेक्शंस। नियंत्रण सूचक यंत्र को कहते हैं कंपास, जो कि डायरेक्शन बताती है कि आप किस डायरेक्शन में हो, और नॉर्थ में कि साउथ में किधर मुड़ना है, वो मैं कंपास का काम होता है। तो मैंने अपने नक्शे और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, अपने दूसरे और आखिरी
तेल की टंकी की स्विच को मैंने दाबा और अपने डाकोटा वायुयान को पश्चिम की ओर 12 डिग्री पश्चिम की ओर घुमा दिया, जो कि इंग्लैंड की ओर जाता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं अवश्य ठीक नाश्ते के वक्त पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। वो कौन सी ब्रेकफास्ट? ए वेरी गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत ही बढ़िया एवं बड़ी अंग्रेजी नाश्ता। ऑथर कह रहे हैं उस ब्रेकफास्ट को जो उन्हें काफ़ी पसंद था, अपने इंग्लैंड की वो नाश्ता उन्हें काफ़ी, जो अपने परिवार के साथ बैठ कर के नाश्ते के वक्त वो इंग्लैंड अपने कंट्री में, अपने होम कंट्री में अपने परिवार के साथ बैठ कर के जो नाश्ता करते थे उन्हें काफ़ी याद आती थी। इसलिए वे काफ़ी उस ब्रेकफास्ट को काफ़ी लाइक करते थे और इसीलिए ब्रेकफास्ट को ही यहाँ इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं अपने इंग्लैंड में ठीक ब्रेकफास्ट के वक्त पहुंच जाऊंगा, जैसा कि मेरा अनुमान है। ऐसा उनका सोचना था। और वो ब्रेकफास्ट कैसा था? ए बिग, देखिए अपने ब्रेकफास्ट को इसकी तारीफ करते हुए विस्मयपूर्वक अपने ब्रेकफास्ट के बारे में कह रहे हैं। अपने होम कंट्री इंग्लैंड में परिवार के साथ बैठ के जो ब्रेकफास्ट करते थे उसके बारे में ऑथर साहब कह रहे हैं विस्मयपूर्वक, एक्सक्लामेटरी के साथ कह रहे हैं, विद फुल ऑफ एक्सक्लामेशन। वो कह रहे हैं क्या कि दैट वाज ब्रेकफास्ट, दैट वाज द वेरी गुड एंड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत ही बढ़िया एवं बहुत बड़ा अंग्रेजी नाश्ता था। वो नाश्ता कैसा था? बढ़िया और विशाल अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था और वह उड़ान काफ़ी आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा तब 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर पीछे मैंने पेरिस को छोड़ चुका था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा उस वक़्त 150 किलोमीटर पीछे मैं पेरिस को छोड़ चुका था। स्टॉर्म क्लाउड्स, और बादलें नहीं थीं, वो तूफ़ानी बड़े बादल थीं, मतलब तूफ़ान से युक्त वो बादलें थीं। दे वर वेरी ह्यूज, वो काफ़ी बड़ी थी, विशाल थी। तूफ़ानी बादलें काफ़ी विशाल थीं। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो एक काले पहाड़ों के समान प्रतीत हो रहा था जो कि मेरे आगे खड़ा था और पूरे आकाश भर में छाया हुआ था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मेरी विमान उसकी ऊपर से नहीं गुजर पाएगी, उसके ऊपर से उड़ान नहीं बढ़ पाएगी, मैं ये जानता था। एंड आई कुड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना पर्याप्त मात्रा में उतना तेल भी नहीं है मेरे विमान में कि उसके ऊपर से उड़ान उत्तर या अथवा दक्षिण की ओर उसके ऊपर से उड़ान भर ले। आई आउट टू गो, मुझे लगता है कि मुझे पेरिस की ओर वापस लौटना पड़ेगा, मैंने ऐसा सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर ही जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था, पसंद। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, देखिए यहाँ ब्रेकफास्ट ऑथर साहब को काफ़ी पसंद था, इसलिए वे हिम्मत और कोशिश छोड़ते नहीं हैं अपने घर वापस लौटने के लिए। एक पल के लिए उनके दिमाग में विचार आया कि पेरिस की ओर वापस लौट जाएं, क्योंकि उनके सामने बहुत ही काले पर्वत के समान प्रतीत होने वाली तूफान से युक्त बादलें सामने उमड़ कर खड़ी थीं। उनसे वे घबराने लगे थोड़ी देर के लिए और पीछे मुड़कर पेरिस वापस लौटने की उनके मन में विचार आया, लेकिन वे फिर भी हिम्मत न हारे, क्योंकि उन्हें वो ब्रेकफास्ट काफ़ी पसंद था, अपने घर का, अपने होम कंट्री का वो ब्रेकफास्ट। उन्हें उनकी ब्रेकफास्ट काफ़ी याद आती थी और इसलिए उन्होंने कहा कि आई वांटेड टू गेट होम एंड आई वांटेड टू गेट दैट ब्रेकफास्ट, सो ही विल टेक दैट। सो इसलिए ऑथर साहब ने रिस्क उठाने का विचार कर लिया, रिस्क लेने का निर्णय उन्होंने किया। उन्होंने कहा आई विल टेक द रिस्क,